हेलो स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि डीएनए के जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स के जो ऑर्डर है डीएनए के उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से कौन सा सीक्वेंस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन का। इसका सीक्वेंस हमारे पास क्या है, किस सीक्वेंस में ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए में अरेंज है। ठीक है, तो इसकी सीक्वेंसिंग जो है वो फाइंड आउट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास डीएनए में कोई डिफेक्टिव जीन है तो उस डिफेक्टिव जीन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसको जो है उसकी जगह हम कोई न्यू जीन क्या कर सकते हैं, वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो हमारे लिए क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीक्वेंसिंग मेथड जो है डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स को जनरेट करने के लिए टू मेथड्स डेवलप किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज सेंगर मेथड एंड द सेकंड वन इज मैक्सम गिलबर्ट मेथड। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सेंगर मेथड को। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेवलपमेंट जो थी वो किसने की थी, फ्रेडरिक सेंगर ने 1977 में। साथ में उसके कुलीग्स भी जो थे वो थे, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1980 में। तो उसके लिए कंपोनेंट्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और वो कंपोनेंट्स क्या है, वो है प्राइमर्स हैं, डी एंटीपीज हैं, पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, और डी डी एंटीपीज जिसको हम टर्मिनेटर बेसिस भी कह सकते हैं। जैसे एज यू कैन सी हमारे पास फ्री डीएनए बेसिस हैं, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। डीएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए, डीएनए प्राइमर जो है वो हमें चाहिए, और ये जो है डीडी एंटीपीज यानी टर्मिनेटर बेसिस जो है ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं इनके कंपोनेंट्स में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देती हूँ कि जो टर्मिनेटर बेसिस हैं ये हमारे पास क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमारे पास एक जो है वो नॉर्मल डी एंटीपीज हैं, और दूसरे जो है वो डी डी एंटीपीज हैं। तो जो नॉर्मल डी एंटीपी है स्टूडेंट्स, पहले भी मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि इसके फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास क्या अटैच होता है। इसके फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन वो कुछ भी हो सकता है। इसके थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है, और इसके फिफ्थ कार्बन पे हमारे पास अटैच होता है फॉस्फेट। जबकि और यहाँ पे डीएनए की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि जो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है, ठीक है, वो राइबोस शुगर के थर्ड कार्बन के OH ग्रुप के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो डी डी एंटीपीज है उसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन थर्ड पे हमारे पास सिर्फ H जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 के H के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेगा, तो हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन जो है वो इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल डीएनटीपी पे OH ग्रुप है, और डीडीएनटीपी पे सिर्फ H ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप है, तो यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा और डीएनए की सिंथेसिस हो सकेगी फर्दर। लेकिन जो डीडीसीटीपी है वहाँ पे 3 प्राइम पे सिर्फ H ग्रुप है, तो उसके साथ फॉस्फेट फर्दर बॉन्ड नहीं बना सकेंगे। तो हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन उसी जगह पे क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोसीजर हमने स्टार्ट कर देना है कि हमने पहले क्या लेने हैं, 4 ट्यूब्स जो है वो इस तरह से लेने हैं, और उन 4 ट्यूब्स को हमने लेवल करना है, जैसे ट्यूब ए, ट्यूब टी, जी और सी। और इन चारों ट्यूब्स में हमने प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज और जो डीएनटीपीज हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चीजें हमने चारों ट्यूब्स में सेम डालनी है। लेकिन सिर्फ इसमें जो डी डी एंटीपी है वो हर एक ट्यूब में हमने अलग अलग से डाल देना है। जैसे ट्यूब ए में हमने डी डी एटीपी डाला है, सेकेंड ट्यूब में डी डी टी टी पी, थर्ड में डी डी जी टी पी, और लास्ट में हमने डी डी सी टी पी जो है वो डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ, सही है। कि ये हमने क्या लिए हैं, ये 4 ट्यूब्स लिए हैं पीसीआर मशीन के। ठीक है, उसमें हमने डीएनए डाल दिया, कौन सा डीएनए, जिसकी हमने सीक्वेंसिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है।
उसमें हमने प्राइमर्स लेने हैं और प्राइमर हमने चारों ट्यूब्स में क्या करनी है, वो डाल देनी है। क्यों डालनी है? क्योंकि ये हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है। सेकंड हम इसमें डालेंगे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, वो हम लेंगे और चारों ट्यूब्स में वो भी डालेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस करेगा। और थर्ड वन हम डीएनटीपी डालेंगे, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये हम लेंगे क्योंकि ये भी हमें डीएनए की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये भी हम इन चारों ट्यूब्स में डालेंगे। फिर हम डीएनटीपी लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको इस तरह से कलर करेंगे, डाई करेंगे, ठीक है। और हर एक ट्यूब में हमने डीडीएनटीपी जो है वो अलग अलग से डाल देना है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही है। अब इन चारों ट्यूब्स के साथ जो है वो हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इनको हमने पीसीआर मशीन में रखना है। तो पीसीआर मशीन में क्या होगा कि सेम वही फर्स्ट वन प्रोसेस होगी, जैसे डीनेचरेशन होगी, और जो डीएनए हमने इन ट्यूब्स में डाला हुआ है वो हीटिंग 95 डिग्री पे वो क्या हो जाती है, वो डीनेचर हो जाती है और सिंगल स्ट्रैंड बन जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके साथ प्राइमर्स क्या करेंगे, वो आकर इसे बाइंड होंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो होगा वहां पे, यानी 50 डिग्री तक हो जाएगा। थर्ड वन प्रोसेस होगी एक्सटेंशन, ठीक है, और एक्सटेंशन में जो है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे डीएनए के, लेकिन ये जो है ये कंप्लीटली नहीं बन सकते क्योंकि इसमें डी एटीपीज हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो उसी जगह पर स्टॉप हो जाएंगी उसकी सिंथेसिस जहाँ पे डी एंटीपीज जो है वो आकर बाइंड होंगी। और वो क्यों? क्योंकि उसके साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। सही है। तो हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन होगी पीसीआर में, लेकिन वो डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, वो बनेंगे। तो जो 4 ट्यूब्स हमने पीसीआर में रखे हुए थे वो आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास डीएनए की कॉपीज जो है वो बन रही है, लेकिन वो डिफरेंट साइज की बन रही है हर एक ट्यूब में। क्यों? क्योंकि उसमें हमने डी एंटीपीज जो है वो डाली हुई है। तो जिसमें जो डी एंटीपीज होगा, यानी जी होगा, सी होगा, ए होगा, तो उसी पॉइंट पे अगर वो आके डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है तो वहीं पे जो है वो उस स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले समझते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, इनको इनके साइज के बेस पे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास बने हुए हैं। अब इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कि इसमें हम जेल यूज करते हैं। जेल के थ्रू जो है वो हम जो मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, उनको हम साइज के बेस पे सेपरेट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करते हैं, तो इस वजह से जो है वो हम डिफरेंट साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम 2 टाइप्स के जेल्स यूज करते हैं, एगरोस जेल एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल हम यूज करते हैं। एगरोस जेल जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल जैसे डीएनए और आरएनए है उनके लिए यूज किया जाता है, जबकि पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है वो स्मॉल साइज डीएनए या प्रोटीन्स के लिए हम क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो उसके लिए तो एक हमें सैंपल चाहिए होता है, जैसे आपने अभी किया कि पीसीआर के थ्रू हमने जो डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई, डिफरेंट साइज के जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो बना लिए, ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए होता है एगरोस जेल, ठीक है, लेकिन एगरोस जेल हमने क्या करना है, उसको प्रिपेयर करना है। तो एगरोस पाउडर फॉर्म में मार्केट में मिलता है, उसको हम पहले लेते हैं, उसको वे करते हैं, और वे करने के बाद हम उसको डालते हैं किस चीज में, बफर सोल्यूशन में। अब
एगारोस जेल जो है उसको हमने क्या करना है कि हीट अप करना है, ठीक है। और उसके बाद इतना हमने उसको हीट कर देना है ताकि वो ट्रांसपेरेंट जेल जो है वो हमारे पास बन जाए। फिर हमने उसको 50 डिग्री तक कूल करना है। अब हमने क्या करना है कि इसको जो है वो हमने डाल देना है किसमें, ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट की एक कास्टिंग ट्रे होती है, इसमें हमने ये जेल जो है वो क्या करना है वो डाल देना है, ठीक है। और डालने से पहले हम उसमें क्या करते हैं, ये कॉम जो है वो हम उसमें लगा देते हैं, ठीक है। और उसमें जो जेल है वो हम डाल देते हैं। अब जेल जो है जब वो कूल हो जाती है, सॉलिड फॉर्म बन जाती है, तो हमने क्या करना है कि ये कॉम जो है वो वहां से रिमूव करना है, और रिमूव करना है ताकि वहां पे हमारे पास जो वेल्स हैं वो बन जाए, ठीक है। तो ये वेल्स यानी होल्स की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये कॉम जो है वो हम वहां पे लगाते हैं, ठीक है। और इसको जो है ये जो ट्रे है इसको हमने फिर क्या करना है कि इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखना है और उसको वोल्टेज मीटर के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन ये आपने माइंड में रखना है कि ये जो हमारे पास वेल्स हैं, ठीक है, ये किस साइड पे होने चाहिए। ये जो नेगेटिव वाला साइड होता है उस पे हमने कॉम जो है वो जो वेल्स हैं वो बनाने हैं। वो क्यों, वो इस वजह से क्योंकि इस वेल में हमने क्या करना है, अपने सैंपल को लोड कर देना है। सैंपल हमारा क्या है, वो जो डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको हमने इसमें लोड कर देना है। जब हम यहाँ से करंट पास करेंगे तो डीएनए पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है उसके फॉस्फेट पे, और ये वेल्स भी हमने नेगेटिव साइड पे बनाई हुई है। तो ये क्या करेंगी कि डीएनए जो है इस नेगेटिव साइड से मूव करेंगी किस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे। तो इस वजह से ये वेल्स जो है ये नेगेटिव साइड पे होने चाहिए। इसमें हम डालेंगे बफर सोल्यूशन जो है वो हम डालेंगे, ठीक है। बफर सोल्यूशन हम क्यों डालेंगे, वो इस वजह से डालेंगे ताकि यहाँ पे जो है इसकी जो कौन सा बफर सोल्यूशन हम डालेंगे, ट्रिस बोरेट EDTA और ट्रिस एसीटेट EDTA बफर सोल्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि यहाँ पे जो है इसकी जो मूवमेंट है वो भी आसानी से हो सके, और यहाँ पे करंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो सके। और यहाँ पे सेकंड हम ग्लिसरीन भी जो है वो हम इस वेल्व में डालते हैं ताकि जो डीएनए है वो लाइट वेट होने की वजह से वो वेल्व से बाहर ना निकल सके। तो यहाँ पे हम ग्लिसरीन जो है वो भी वेल्व्स में डालते हैं। क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि इन वेल्स में अपना जो सैंपल है यानी जो डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो हमने क्या करने हैं, इस वेल में हमने लोड कर देने हैं, सही है। मैं इस तरह से आपको यहाँ से समझा देती हूँ कि जो आपने 4 ट्यूब्स लिए थे स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें आपने प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, डीएनटीपीस और डीडीएनटीपीस लिए थे, उसको आपने पीसीआर में रखा। पीसीआर में उसकी डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स जो थे वो क्या हो गए हैं, वो प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट ट्यूब्स थे जिसमें हमारे पास जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डीएनए के बन गए हैं उसको हमने अब लोड करना है उन वेल्स में जो हमने क्या किए थे, जो हमने प्रिपेयर कर दिए थे, यानी जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने जो है वो करंट पास कर दिया। तो डीएनए जो है वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में क्या करेंगे, उस जेल में जो है वो फ्लो करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट, तो वो नेगेटिव साइड से मूव करेंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है स्टूडेंट्स के जो स्मॉल साइज डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं, और जो लार्ज साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो स्लोली से जो है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो जब हम इसकी रनिंग जो है, जब इसकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है तो फिर हमने क्या करना है कि इसको जो है हमने विजुअलाइज करना है। लेकिन विजुअलाइजेशन हमने क्या करनी है कि रिएक्शन से पहले हमने प्राइमर्स को लेबल करना है या उसमें से एक डीएटीपी को लेबल करना है, ठीक है, किसके साथ, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ हमने इसको लेबल करना है ताकि हमारे लिए फर्दर प्रोसेस जो है वो क्या हो, वो आसानी से हो सके,
ठीक है। लेबलिंग हमने की हुई है, तो ये जब मूवमेंट कर देते हैं, इसकी मूवमेंट जब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसके ऊपर एक्स-रे फिल्म जो है वो रख लेंगे। ओवरनाइट के लिए हम इसको एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। फिर हमने उस एक्स-रे जो है उसको लेना है और उसमें हमने विजुअलाइज करना है कि हमारे पास किस तरह से डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो है अब वो किस तरह से है और उसकी सीक्वेंसिंग जो है वो क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक एडीपी डीएनटीपी को जो था वो क्या किया था, लेबल किया था, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज के फ्रैगमेंट्स जो है वो इस तरह से हमें एक्सरे पे दिखाई देंगे, ठीक है। और लास्ट लास्ट जो उसकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो सीक्वेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस डीएनए की सीक्वेंस जो है वो किस तरह से है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक मेथड ये है और दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास दूसरा है जिसको हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग कह सकते हैं, या इसको जो है हम क्या कह सकते हैं, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम कह सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो चार हमारे पास डी एंटीपीज हैं उसको हमने फ्लोरेसेंटली डाई के साथ, उसको फ्लोरेसेंट डाई के साथ लेबल करना है, ताकि जब हम इससे लाइट इमेट करें तो ये हमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो हमें क्या करे, अब वो उससे इमेट हो, वो हमें डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो शो करे, ठीक है। तो उसी से हम इसकी सीक्वेंसिंग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक ही ट्यूब में हमने क्या करना है, जो सैंपल डीएनए है वो लेना है, ठीक है। और बाकी प्राइमर्स और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनटीपीस और डी एनटीपीस वो सारी हमने उसमें डालनी है, उसको पीसीआर मशीन में रखना है, ठीक है। तो उसी में पीसीआर के थ्रू यहाँ पे जो है इसकी डीएनए की कॉपीज बनेंगी, लेकिन सेम डिफरेंट साइज की डीएनए की कॉपीज बनेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने डी एनटीपी डाले हुए हैं, डी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ पे वो डी एनटीपी बाइंड हो गया तो उसके साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आकर बॉन्ड नहीं बना सकेंगे, तो डीएनए की फॉर्मेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और हमारे पास डिफरेंट लेंथ के जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो उस तरह से बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो लेंथ के डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं काफी सारे, ठीक है, पीसीआर के थ्रू। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे चूंकि डिफरेंट उसके स्ट्रैंड्स बन चुके हैं तो हमने ये उससे निकाल देना है, ठीक है। और अब हमने इसकी सीक्वेंसिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू या ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग के थ्रू। तो सेम वही हमने डीएनए सैंपल लिया, ठीक है। इस कैपिलरी ट्यूब में हमारे पास जेल है, इसको हमने वो यूनिट के साथ क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने बफर सोल्यूशन लिया है और बफर सोल्यूशन में हमने डीएनए डाल दिया है नेगेटिव वाले साइड की तरफ। तो ये डीएनए जो है ये क्या करेंगे, तो ये इस कैपिलरी ट्यूब में पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मूवमेंट करेंगे, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसको हमने डाला भी है नेगेटिव साइड पे, तो ये नेगेटिव साइड इसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव साइड की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और दूसरा वही जो शॉर्टर डीएनए सेगमेंट है वो फास्टली मूव करेगा पॉजिटिव साइड की तरफ, और जो लार्ज साइज डीएनए है वो जो है वो स्लोली मूव करेगा। तो इसी की मूवमेंट के दौरान जो है हम इसकी सीक्वेंसिंग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, लेजर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे इसके लेजर क्या करेगा कि हमने इसको चूंकि डिफरेंट फ्लोरेसेंट से डाई किया हुआ है, ठीक है। तो लेजर के थ्रू जो है वो हमें क्या होगी कि इसकी डिफरेंट कलर की, यानी इसके जो हमने कलरिंग दी हुई है डी एंटीपीस को, तो उस कलर की वेवलेंथ जो है वो हमें कंप्यूटर पे क्या होंगी, उसकी फॉर्मेशन होगी,
और उसी वेवलेंथ डिफरेंट कलर के वेवलेंथ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर हमें ये क्या शो करता है, ये इसी डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसकी सीक्वेंस का हमें शो करता है। तो इस तरह ये सेकंड मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं कि डीएनए की जो सीक्वेंस है वो स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि टू मेथड्स है हमारे पास। एक है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये डीएनए की सीक्वेंसिंग जो है वो हम